Sri Swaminarayan. Dear student, today I am going to explain about chapter number 9, Forest and Wildlife Resources. In our previous lecture, I discussed about forest resources. Today I am going to explain about wildlife. Today I am going to teach you about wildlife resources. As we discussed in our previous lecture that resources play important role in the development of any nation. Wildlife also plays a vital role in the development of country. Dear student, जैसा हमने अपना पूर्व क्लास के अंदर में पढ़ा था फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, आज हम उसके आगे का जो भाग है वाइल्डलाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। वाइल्डलाइफ डाइवर्सिटी is we study that there are diversity in the forest. It affects the wildlife. So, large diversity we found in our country due to the physiography in India. So, there is a large diversity in climate and physiography in India. भारत के अंदर यहाँ पे भिन्नता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन एवं उसकी फिजियोग्राफी है। एंड ड्यू टू लार्ज डाइवर्सिटी क्लाइमेटिक कंडीशन एवं फिजियोग्राफी की भिन्नता की वजह से हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार के हमें एनिमल्स के बीच में वेरिएशंस मिलता है, भिन्नता मिलती है। लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल एंड वेजिटेशन। देखो ये भिन्नता किसमें मिलती है? इंसेक्ट के अंदर मिलती है, बर्ड्स के अंदर मिलती है, एनिमल्स के अंदर मिलती है और इसी के अतिरिक्त वेजिटेशन। There are 15 species of animals, birds in the world. अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कितने 15 लाख टाइप्स, 15 लाख प्रकार के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। आउट ऑफ दिस इंडिया के अंदर जो बर्ड्स है वो हमारे 81,251 टाइप्स स्पीशीज इन इंडिया। अगर वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो इन बेसिस ऑफ स्पीशीज वी हैव 12th पोजीशन। हमारे यहाँ 12वीं पोजीशन है। इंडिया स्टेट 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बेस पे देखें, एनिमल्स के बेस पे देखें, इंडिया के अंदर अगर हम लोग किस तरह के एनिमल्स हैं तो देखिए, एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन अवर कंट्री। देखो हमारे देश के अंदर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो जानवर किस तरह मिलते हैं, इस तरह हमारे कंट्री में हमको पाए जाते हैं। अफ्रीकन जरग, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स and Kashmiri deer, elephants, gibbons from Southeast Asia are found here. Africa, jarag, elephant, wolf, wild goats, Kashmiri deer, elephant, gibbons from Southeast Asia, ये जो प्रकार के हैं हमें हमारे भारत के अंदर हमें नजर आते हैं।
गोहार्ड, बस्टर्ड, हॉक, किंगफिशर एंड फ्लेमिंगो, ये भी हमारे देश के अंदर ये जानवर के हमको नजर आते हैं। द स्नो लेपर्ड इन द हिमालयाज एंड रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड, समान ऊंचाई पर हमको ये मिलते हैं। डिस्टिंग्विश एनिमल, यानी एक विशेष प्रकार के विभिन्नता रखने वाले यहाँ ये जानवर है स्नो लेपर्ड और रेड पांडा। दोनों ही हमें सामान्य जो हाइट है समान ऊंचाई के स्थलों पर मिलते हैं। Currently India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural habitats. भारत एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर और लायन आज भी मूविंग मतलब घूमते हुए हमको नजर आते हैं। During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Kilali National Park, Bharatpur and Nal Sarovar in Gujarat to spend the winter. इसके बाद ये जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं दूसरे देश से हमारे देश के अंदर आने वाले हैं, जो क्रेन आता है यहाँ आप लोगों ने नल सरोवर के अंदर देखा हो, तो ड्यूरिंग द विंटर माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस है ना, दूर दूर से हमारे देश के अंदर आते हैं इनटू द वाटरशेड एरिया। यहाँ दो प्लेसेस दे रखे हैं, तो केलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर और सेकंड वन इज द नल सरोवर इन गुजरात। गुजरात के नल सरोवर में हमको ये माइग्रेटरी बर्ड हमको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें तो सी टर्टल्स कम टू लेक्स अलोंग द सेंट्री कोस्ट ऑफ ओडिशा। सी टर्टल अपने एग्स को रखने के लिए उड़ीसा के कोस्ट पर हमको नजर आते हैं। देन आफ्टर इंडियन पाइथन की बात होती है, वेरियस स्नेक्स है ना, किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग यहाँ की जो बात कर रहे हैं इसमें से देखिए स्नेक्स की बात कर रहे हैं, पाइथन जो है किंग कोबरा है ना, किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स वी फाउंड इन आवर कंट्री। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आप जस्ट लाइक आई आस्क यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स की बात की, इवन माइग्रेटरी बर्ड की बात की, लायन और चीतास की बात की। तो एज वी फाउंड, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है उसके पीछे कारण है हमारी कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन और फिजियोग्राफी। वी हैव डिफरेंट प्लेस, अलग-अलग उनकी फिजियोग्राफी का मतलब ऐसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि नहीं, एल्टीट्यूड वाले ठंडे प्रदेश हैं, गर्म है ना, माउंटेनियस रीजन है, इसके अतिरिक्त तो वहां पर समुद्री एरिया है। तो देयर इज डाइवर्सिटी इन फिजियोग्राफी, डेफिनेटली वी फाउंड आवर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। ओके, so it plays a vital role for the diversity of animal. ये important role खेलता है physiography and climate. But there is a great problem with us, है ना, और that one was the wildlife on extinction. आज बड़ी दुखद की बात है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है डे बाय डे लुप्त होता जा रहा है, खत्म होने के वर्ष पे, that is going to be end, है ना। अगर ये कंडीशन रेगुलरली रहती है तो वन डे व्हाट वुड हैपन, तो कांट से अबाउट दैट कि ऐसा होगा कि हमें नेक्स्ट जनरेशंस को उस तरह बढ़ाना पड़ेगा कि वंस देयर एनिमल्स, एक बार एनिमल्स है। तो हियर टुडे मेनी वाइल्ड लाइफ एनिमल इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आज कई जो एनिमल हैं वो लुप्त होने की ओर है, खत्म होने की ओर है। टाइगर वर फाउंड थ्रूआउट इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी के अंदर हमें टाइगर हर जगह इंडिया में नजर आते थे। टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दंता।
प्रजातियां थी जो हमें आसानी से नजर आती थी, आज वो भी लुप्त हो चुकी है। उसमें से अगर हम नाउ या बहुत ही कम नजर आती है, हार्डली सी। सम ऑफ देम आर वल्चर, डक विथ पिंक थ्रोट, क्रेन्स, आउल्स ऑन द वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। तो जैसा कुछ बर्ड्स की स्पीशीज के बारे में बताया आपको, जैसे बर्ड की प्रजातियां जो आज हमको या तो हार्डली नजर आती है या बिल्कुल लुप्त हो चुकी है ना। इंडियन फॉरेस्ट में से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं या हार्डली सी कहीं कहीं बहुत कम संख्या में नजर आती है। इसमें से यहाँ वल्चर की बात बताई है, डक विथ पिंक थ्रोट वाले डक, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके बाद में चितलोरो है बर्ड वन वाइड स्प्रेड इन द अरुणाचल प्रदेश ऑफ नॉर्थ पार्ट में, स्टिंग नॉट सीन सो इजी। जब हमको आसानी से नजर नहीं आती थी पहले, या हमारे अरुणाचल प्रदेश में आराम से हमको नजर आती थी, बट टुडे वो आज एंड हो चुके हैं। देयर इज ए डेंजर ऑफ सर्वाइवल एलिगेटर। अब एलिगेटर के लिए उनको सर्वाइव करना भी बहुत कठिन हो गया है। ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा, रिवर डॉल्फिन, सॉरी इन रिवर गंगा इन डॉल्फिन भी आज क्या है, देखो गंगा के अंदर हमको नजर आती है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से आज बहुत तकलीफें उठा रही है। उनके सर्वाइविंग के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गया। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें जो सी टर्टल्स हैं, अप्रोचिंग टू द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। सी टर्टल हमको सामान्य रूप से यहाँ हमारे गुजरात के इस पार्ट के अंदर हमको नजर आते थे सी कोस्ट पर, लेकिन अब उसकी संख्या भी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। लास्ट में है वाटरफॉल्स, जल बिलाड़ी, है ना। ये वाटरफॉल्स की बात करें जिसको हम जल बिलाड़ी खास करके हमको यहाँ नजर आती थी कौन कौन से एरियाज के अंदर फ्रिक्वेंटली वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली नर्मदा, तापी, माही, साबरमती रिवर ऑफ गुजरात आल्सो एक्सटिंक्ट। जो जल बिलाड़ी होती थी वंस वी फाउंड, हमें अक्सर नजर आती थी तो नर्मदा रिवर के अंदर, तापी में, माही के अंदर और साबरमती के अंदर। बट टुडे क्या हो चुका है, वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्शन का मतलब ध्यान से समझना कि इसका अंत किस तरह से हो रहा है, किस तरह के एनिमल्स
फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट रोल करता है वो है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है, अगर देर के फॉरेस्ट फायर होगा तो कई जंतु जल जाएंगे, वनस्पति जल जाएगी। तो दीज आर द रीजन द फॉरेस्ट फायर engulfs the many species, जो कई जंगली प्रजाति को खत्म कर देती है। when the forest fire occurs at the time of rearing the young। अब कोई मान लो किसी कारणवश, इसमें तो कोई ह्यूमन भी रेस्पॉन्सिबल होता है और समटाइम नेचर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल। ह्यूमन क्या करता है, खेत के आसपास में कहीं पे फायर करता है तो उसकी वजह से बेचारे जो छोटे एनिमल हैं वो डर जाते हैं और मर जाते हैं। तो इट क्रिएट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसकी वजह से यहाँ नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए एक बार व्हेन द रेयरिंग ऑफ द यंग वंस ऑफ द बर्ड हैचिंग द एग इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसा हमने पहले डिस्कस किया ह्यूमन इज द मेन रिस्पांसिबल हुआ उनके लिए, सबके लिए। तो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्रासलैंड एंड वाटरशेड आर द फॉरेस्ट टू नेचुरल हैबिटेट एंड वाइल्ड एनिमल पुट इन द डेंजर। आज हमने हर जगह क्या कर दिया है, इंटरफेयरिंग का मतलब शेडिंग क्या हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, है ना, कहीं आपने रोड को लेके क्या है, कहीं कुछ ट्रांसपोर्टेशन की अदर व्यवस्था की है, कुछ इंडस्ट्रियल की है, और ये सब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट में ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट। आज फॉरेस्ट का क्या होता जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड द ह्यूमन फॉर ग्रीडी मोटिव्स। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ने आज क्या कर दिया, ह्यूमन को ग्रीडी बना दिया अपने मॉडल। सच रोड, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, मिनरल्स, expansion of new settlement of cities etc displaced the wild animal, और जिनकी वजह से एनिमल को क्या करना पड़ा है, डिस्प्लेस। इसमें से देखिए उसके कंप्यूटर से जैसे रोड कंस्ट्रक्ट किया, उसकी साउंड की वजह से वो आसपास के एरिया में नहीं और उठा दिया डर से मारा। दे हैव टू, है ना, न्यू सेटलमेंट की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, ऐसे कई रीजंस हैं, या माइनिंग की वजह से, सभी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से द वाइल्ड एनिमल हैव टू डिस्प्लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो क्या होते गए, खत्म हो गए। मेनी एनिमल्स विदाउट एनी एफर्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन एनिमी, समटाइम्स इवन दे लॉस देयर। कई बार वो ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, सामने हो जाते हैं, अपने एफर्ट्स को उन्होंने खो दिया है, नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग सिटी के अंदर भी आते हैं, शहरों में भी आते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। हंटिंग टू प्रोक्योर द बायोमेडिसिन ऑफ थिंग्स व्हिच कैन मेक परफ्यूम आल्सो ब्रिंग द स्पीशीज ऑन द बर्थ ऑफ सिम्पसन। कई बार ये जो हंटिंग की जाती है वो मेडिसिन के लिए, दवाओं के लिए, परफ्यूम के लिए, तो उसकी वजह से ऐसी कई प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं। नेक्स्ट, तो इस तरीके से देखो फर्स्ट हमने ये देखा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के पीछे डिस्ट्रक्शन के पीछे कौन-कौन से कारण थे, तो यहाँ आपने देखा मेन जो रीजन था, दे लॉस्ट देयर एबोर्ड्स, हंटिंग की बात आ गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात आएगी, फॉरेस्ट फायर, फिर देन आफ्टर इंटरफियरिंग एवरी प्लेसेस बाय द पीपल, एवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, फिर इसके बाद में नेचुरल जो हैबिटेट्स है वो डिक्रीजिंग होता जा रहा है। अगर हम लोग और भी डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट्स हम अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर इफ वी डिस्कस अबाउट द वाटर के जो सोर्सेज हैं वो दे आर डिक्रीजिंग, वाटर के जो सोर्सेज हैं दे आर डिक्रीजिंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो डिक्रीज होते जा रहे हैं। फिर पोल्यूशन इज अनदर रीजन, पोल्यूशन को भी हम अपना रीजन बता सकते हैं, जैसे कि हम बहुत एक्स्ट्रा रीजन भी आल्सो राइट पर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट में मेजर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आज का जो अंतिम टॉपिक है और वो है मेजर्स, स्टेप्स। अब हम इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, जैसा मैंने
टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, तो अब सबसे पहला हमें हमारे अंदर जो पक्षपात की भावना है उस भाव को हमें खत्म करना। हमारा जो एटीट्यूड है वह स्पेशली हमने क्या समझा, ये संपत्ति हमारे लिए, नो वन अदर्स, यानी हम सब कुछ हमारे लिए। तो इट इज नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब पूर्ण नेचुरल रिसोर्स पर ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी का हक नहीं। सो ये एटीट्यूड हमारे में अपने को चेंज करना चाहिए। वी शुड चेंज आवर एटीट्यूड। वी कंसीडर इट इज द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम व्हिच इज मिस्टेक। हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए सोर्स है, और किसका सोर्स है, एक बहुत ही कमाई होने का सोर्स है इनकम का, बहुत ही अनलिमिटेड इनकम सोर्स है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इट मस्ट बी प्रिजर्व ओनली द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। और जब तक हम क्या ना करें, फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो एनिमल्स का बचना संभव नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू माय डियर फ्रेंड, स्पेशली वी शुड चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस रिसोर्स। इस रिसोर्स के बाद में हमारे जो एटीट्यूड के अंदर हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। फिर द मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नंबर ऑफ हेर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फिर हमें मेंटेन करने की जरूरत है हेर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों एनिमल्स की। किसी की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो इफेक्ट नहीं चलते, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होंगे, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है। फिर थर्ड वन है मेंटेन द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट में हमें, जैसा हमें वाटर सोर्सेज की बात बताई है, ये हमें मेंटेन करने चाहिए। इन मेंटेन का मतलब जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एनिमल को वाटर अवेलेबल हो और मारे नहीं हो। तो मेंटेन द वाटर रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल की ग्रेजिंग के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये भी हमारे एनिमल्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ टू बैन हंटिंग। हंटिंग के ऊपर हमें स्ट्रिक्ट लॉ बना करके इसका बैन लगा देना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ टू बैन हंटिंग, दिस शुड बी स्ट्रिक्ट लॉ, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉ टू बैन हंटिंग। दोज लॉ शुड बी
bring widespread awareness in the society, समाज के अंदर इस तरह की awareness आए। और then after last point we should get in our school and college syllabus। स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के अंदर हमको इनके अवेयरनेस के लिए हमको ऐड करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने किन किन पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करना पसंद आपको। सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ा, फिर वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्शन जो लुप्त होने के लिए हैं कौन-कौन से एनिमल थे। फिर थर्ड पॉइंट हमने जो पढ़ा है रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट मेजर्स। सर फोर टॉपिक्स टुडे we finish here. Okay, Jai Shri Swaminarayan, prepare this